हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ें दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जिसे हम लोग लोदी वंश के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जैसा कि पिछले कई दिनों से दिल्ली सल्तनत में 5 वंशावलियों ने शासन किया था: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश। पंद्रह सौ छब्बीस। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। लोदी अफगानिस्तान के गिलजई कबीले गिलजई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा साहूखेल कुटुंब या परिवार से थे।
बहलोल लोदी मलिक काला का पुत्र था। लोदी वंश का संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला 38 वर्ष। 1451 1489 1451 दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक बहलोल लोदी बहलोली बहलोली नाम का सिक्का चलाया। बहलोल लोदी बहलोल लोदी अफगान अमीरों के समक्ष भ्रातृत्व
हित बंधुत्व का व्यवहार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि बहलोल लोदी अफगान अमीरों से हमेशा डरा, भयभीत और सहमा रहता था। और बहलोल लोदी इस बात से हमेशा डरता रहता था कि कहीं अफगान अमीर हमारे खिलाफ न हो जाए, और यदि हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो मेरे लिए हर तरह का संकट उत्पन्न होगा। इसलिए बहलोल लोदी अफगान अमीरों के समक्ष भ्रातृत्व बंधुत्व का व्यवहार किया। तात्पर्य ये, बहलोल लोदी अफगान अमीरों के समक्ष सिंहासन पर न बैठ करके उनके सामने, उनके इर्द गिर्द चटाई पर बैठा करता था। चटाई पर, यानी बहलोल लोदी चटाई पर बैठा करता था अफगान अमीरों के साथ, जिससे उसको लगता था कि यदि हम इनके साथ में रहेंगे, इनके साथ में चटाई पर बैठेंगे, हमेशा इनसे मिले जुले रहेंगे, हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाते हैं और कुछ करते हैं तो उससे हम अवगत होकर के अपने आप को जो है पहले से मेंटेन रखेंगे। तो तात्पर्य ये कि बहलोल लोदी अफगान अमीरों के समक्ष भ्रातृत्व बंधुत्व का व्यवहार किया, यानी अफगान अमीरों के समक्ष वह सिंहासन पर न बैठ करके उनके साथ में चटाई पर बैठा करता था। और कुछ समयांतराल के बाद बहलोल लोदी की मौत हो जाती है। इसकी मौत जो है जलाली में होती है। बहलोल लोदी की मृत्यु जलाली में होती है। जलाली में। बच्चों स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी 1489 15 से 17। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी
सुल्तान सिकंदर शाह, सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण थी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी की मां सुनारिन की पुत्री थी। आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। आता है सिकंदर हिंदू मां की संतान हुआ। सिकंदर का मूल नाम सिकंदर का मूल नाम निजाम खां था। निजाम खां बहलोल लोदी अफगान अमीरों के समक्ष चटाई पर बैठता था, लेकिन सिकंदर अफगान अमीरों के समक्ष सिंहासन पर
राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखने, अधिकार करने व व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1504 या 1505 में आगरा शहर की स्थापना की। हाँ, तो बच्चों इसे इतना आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद फिर सिकंदर लोदी या बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। और सिकंदर लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी की माँ सुनारिन की पुत्री थी। अतः सिकंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदर हिंदू माँ की संतान हुआ। सिकंदर का मूल नाम निजाम खां था और बहलोल लोदी अफगान अमीरों के समक्ष चटाई पर बैठता था। लेकिन सिकंदर अफगान अमीरों के समक्ष सिंहासन पर बैठता था। राजस्थान के शासकों पर अधिकार करने व व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1504 या 5 में आगरा शहर की स्थापना की। तो तुरंत स्क्रीनशॉट करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिकंदर लोदी धर्म असहिष्णु शासक था। बच्चों इसका मतलब हुआ कि सिकंदर लोदी धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा ही भेदभाव,
हिंदुओं के साथ, मुस्लिम के साथ बड़ा ही भेदभाव रखता था। जबकि सच्चाई ये है कि शासक को सार्वभौम होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। लेकिन इस तरह के गुण सिकंदर लोदी के अंदर नहीं थे। मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन आपको इसका भाव यहां मैं बतला दे रहा हूं। सिकंदर लोदी हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ना और उनके साथ बदसलूकी के साथ पेश आना सिकंदर लोदी की एक विशेषता बन चुकी थी। सिकंदर लोदी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के बाद, मूर्तियों को तोड़ने के बाद, ऐसा कहा जाता है कि मूर्तियों को तोड़ने के बाद कसाईयों को मांस या मीट तौलने के लिए दे दिया गया। और मूर्तियों को सीढ़ियों पर रख दिया गया, जिससे लोग चढ़ते और उतरते समय मूर्तियां कुचली जाएं। इस तरह की मानसिकता रखने वाला सिकंदर लोदी को हम धर्म सहिष्णु नहीं, बल्कि धर्म असहिष्णु शासक की कैटेगरी में रखते हैं। सिकंदर लोदी मुस्लिम विधवाओं की मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए दहेज का भी प्रबंध किया जाता था। सारे गुण अपने स्थान पर रहे, लेकिन जो मूर्तियों मंदिरों के साथ उसका जो व्यवहार था अच्छा नहीं था, कि उसे हम धर्म असहिष्णु शासक की कैटेगरी में रखते हैं। सिकंदर लोदी फरमाइश की फरमाइश गज ए सिकंदरी चलवाया 30 इंच का सिकंदर लोधी ताजिया निकालने व मुस्लिम महिलाओं को पीरों एवं संतों
की मजार पर जाने का प्रतिबंध लगाया। सिकंदर लोदी गुलरुखी गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखा करता था। संस्कृत की एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी अनुवाद कराया। सिकंदर अपना व्यक्तित्व सुंदर लगने के लिए दाढ़ी रखता था। लोदी धर्म का ही सुशासक सिकंदर लोदी भूमि की पैमाइश के लिए गज सिकंदरी जो 30 इंच का होता था। सिकंदर लोदी ताजिया निकालने व मुस्लिम महिलाओं को पीरों संतों की मजार पर जाने का प्रतिबंध लगाया। गुलरुखी शीर्षक से कविताएं लिखा करता था। संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरंगी सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया। सिकंदर अपना व्यक्तित्व सुंदर लगने के लिए दाढ़ी नहीं रखता था। तो बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद हम जो है लोदी वंश के अंतिम शासक सिकंदर लोदी की इब्राहिम लोदी के बारे में बात करते हैं।
सिकंदर लोदी के बाद के बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली के सिंहासन पर अफगान सरदारों के सहयोग से मेवाड़ के शासक राणा सांगा व राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य 1517-18 घटोली का युद्ध हुआ, जिसमें लोदियों की हार हुई। लोदी वंश का अंतिम शासक था। बच्चों ध्यान दीजिए, पहले थोड़ा सा हम बतला दें इनके संदर्भ में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इब्राहिम लोदी जिनके सहयोग से या जिनके सपोर्ट से सिंहासन पर बैठे, उन्हीं के खिलाफ या उनको किनारे रख करके अपना काम करना शुरू करते हैं। यानी इब्राहिम लोदी लोहानी फार्मूली
अफगान 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 सरदारों के खिलाफ कार्य करना शुरू किए, कार्य करना शुरू किए, जिससे अफगान सरदार असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट सरदारों में असंतुष्ट सरदारों में पंजाब का सूबेदार दौलत खां व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी थे। जब असंतुष्ट लोगों में चाचा आलम खां लोदी, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी, ये लोग जब एकजुट हो गए तो इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किए। क्योंकि चाचा आलम लोदी, चाचा आलम खां असंतुष्ट तो थे ही, लेकिन इनके असंतुष्ट होने का एक कारण यह और भी दिखता है कि इनकी भी इच्छा थी कि हमें ये सिंहासन दिया जाए, लेकिन सिंहासन नहीं पाए थे, मौके की तलाश में थे और इनको अब इन लोगों के साथ मौका मिल जाता है। तो दौलत खां लोदी और चाचा आलम खां लोदी अब ये लोग क्या होते हैं, एकजुट हो जाते हैं। ये लोग जो है एक साथ मिल करके पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, चूंकि ये इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट हैं, इसलिए अब ये दोनों लोग ये सोचते हैं भाई हमें सिंहासन भी नहीं मिला, हमने इनको सिंहासन दिलाया और दिलाने के बाद हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, कार्य करना शुरू किए। इसलिए अब हम लोग इनको रहने नहीं देंगे। अब दौलत खां लोदी और आलम खां, प्यारे प्रिय बच्चों बात को समझें, देश के साथ किस तरह से विश्वासघात होता है। देश के गद्दार सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, भोग विलास करने के लिए, इसके पहले भी कहानी आप सुन चुके हैं, सिंहासन को प्राप्त और भोग विलास के लिए देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की करते हैं, इसे आप देख रहे हैं।
अब ये दोनों लोग काबुलवासी, ये और ये काबुलवासी तैमूर वंशी, तैमूर, आगे मैं बात करूंगा, तैमूर वंशी मध्य एशिया का क्षेत्र का निवासी, ये दोनों लोग कहां पहुंचते हैं? यहां काबुलवासी तैमूर वंशी बाबर के पास पहुंचते हैं। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इतिहास को कहीं ब्रेक नहीं होने दे रहे हैं और सिस्टम से आप देख रहे हैं। काबुलवासी तैमूर वंशी बाबर के पास पहुंचते हैं, क्या लेकर के? बाबर के पास पहुंचे, क्या लेकर के? न्योता, निमंत्रण पत्र, निमंत्रण लिए, निमंत्रण। निमंत्रण किसका है? कि बाबर भारत में आकर के युद्ध करो और राज करो। ये दोनों लोग बाबर को न्योता देते हैं कि आकर के इन्हें हरा करके तुम राज करो। बाबर ने सहर्षता पूर्वक निमंत्रण क्या किया? स्वीकार किया, स्वीकार किया बच्चों। और 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का युद्ध हुआ। 1526 में, जिसमें बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। भारत में बाबर का आगमन होता है और भारत में दिल्ली सल्तनत की कहानी खत्म होती है। क्योंकि बाबर मंगोलिया का रहने वाला था, इसलिए मध्य एशिया का रहने वाला था, इसलिए बाबर ने भारत में एक नए वंश या एक नए इतिहास की शुरुआत करता है, जिसे कि हम मध्यकालीन भारत का सेकंड पार्ट या मुगल कालीन भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये रहा दिल्ली सल्तनत, मेडोवल इंडिया का पहला पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट यानी 1526 से लेकर के 1707 यानी बाबर, हुमायूं, अकबर इत्यादि के संदर्भ में बात करेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें। कल हम बात करेंगे मुगल कालीन भारत या जो है बाबर के संदर्भ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।